नमस्कार आप सभी को। हिंदी माध्यम के उन समस्त विद्यार्थियों से जो कि अभी यूपीएससी या पीसीएस बिहार हो या यूपी हो, छत्तीसगढ़, झारखंड या हरियाणा, आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उसका इम्तिहान दे रहे होंगे, आप सबके लिए यह वीडियो मैं जलवायु विज्ञान के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसी संकल्पनाओं को समझाने के क्रम में मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से पूरे वायुमंडलीय परिसंचरण की परिस्थितियों को समझ पाएं और क्या होता है एयर, क्या होता है विंड, यानी कि वायु और पवन में क्या अंतर होता है, पवन पेटियां क्या होती है, वायुदाब पेटियां किसे कहते हैं, पवन कितने तरह से कहाँ पे घूमती है, इन सबको एक लेक्चर में कैसे कॉन्सेप्चुअली हम समझ सकते हैं। आइए आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा हिंदी माध्यम के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए वीडियो यूजफुल होगा, उपयोगी होगा, लेकिन सारे जितने भी टर्म्स होंगे, जितनी भी इसमें संकल्पनाएं होंगी, उन सब के अंग्रेजी टर्म भी मैं बार बार आपको बोल करके कोशिश करूंगा कि आसानी से दोनों भाषाओं में आप समझ पाए कि कैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी वो टर्म जरूर पता होना चाहिए जो उसके साथ साथ इंग्लिश में हम प्रयोग कर सकते हैं कहीं पर भी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वायु और पवन की। अगर इन दोनों में कोई आपसे अंतर पूछे कि आखिर वायु और पवन में क्या अंतर होता है, इंग्लिश में उसको एयर बोलते हैं, इसको विंड बोलते हैं, राइट। तो वायु और पवन में खास अंतर है, वायु गैसों प्लस धूलकण प्लस जलवाष्प, इन सबका सम्मिश्रण क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। यानी कि एयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। तो वायु अगर इन सब का सम्मिश्रण है तो क्या पवन वो नहीं है? है। गतिशील गतिशील वायु को क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। यानी जब ये सब किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक विशेष दिशा में गति कर रही होती हैं, उसी को नाम क्या दे दिया गया? पवन। इतना आप समझ में आ गया होगा। अब जब भी कभी इन सब का डिटेल्स आप जानने की कोशिश करते हैं, तो जैसे गैसों में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, ओजोन है, इस तरह से इतनी सारी गैसेज हैं। उन सभी गैसों को एयर में हम पाते हैं, वायु में हम पाते हैं। दूसरा डस्ट पार्टिकल है, धूल कण है। धूल कण बहुत जरूरी है पर्यावरण में या वायुमंडल में होना, क्योंकि धूल कण के वजह से ही सूर्य के प्रकाश का जो परावर्तन, अपवर्तन या उसका विसरण होता है अलग अलग दिशाओं में वायुमंडल में या आकाश में, ये सब धूल कण के वजह से होता है। गोधूली बेला है, जिस दिन बारिश हुई है, आकाश में सन नहीं है, सुबह का वो समय, शाम का वो समय जब सन, सूर्य आकाश में नहीं है, वो सब समय जो हम देख पाते हैं वो सब किसके वजह से? धूल कण के वजह से। धूल कण में ही हाइग्रोस्कोपी न्यूक्ली होता है, आर्द्रता ग्राही नाभिक होता है डस्ट पार्टिकल में, धूल कण में, जिसके वजह से ये जल बूंदों का रूप लेती है, या जो भी नमी एयर में होता है वो बूंदों का रूप लेती है। तो वर्षा कराने में भी धूल कण का बड़ा हाथ जरूरी है। वाटर वेपर, जलवाष्प की मात्रा, अगर जलवाष्प की मात्रा वायु में बहुत ज्यादा है तो निश्चित रूप से वर्षा होगी, जिसको ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। तो जब सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, इन्हीं जलवाष्प के द्वारा तय किया जाता है, वो अत्यधिक होती है तो 100 पार करने के बाद बारिश की स्थिति हो जाती है, सैचुरेटेड कंडीशन हो जाता है।
ये सारे टर्म जो है, इन सभी शब्दों का मीनिंग और उसकी जो विशेषताएं हैं, उसका जो यूटिलाइजेशन उपयोगिताएं हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो क्लाइमेटोलॉजी आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा। अब आते हैं इन पे, पवन पे। पवन गतिशील वायु को कहते हैं। तो जैसे ही गतिशीलता शब्द आता है तो इस पवन को गति प्रदान करने में किसकी भूमिका होती है? कौन इसे गति प्रदान करता है? तो आप इसके आंसर में जाएंगे, या गति होती है तो गति किसी न किसी दिशा में होती होगी, कहीं ना कहीं से तो होती ही होगी। दो सवाल यहां से बनते हैं, गति होती है तो किस दिशा में, किधर की तरफ, कैसी गति होती है और कौन कराता है? इस गति कराने में किसकी भूमिका होती है? ये दो सवाल यहां से बनते हैं। आइए दोनों का जवाब ढूंढते हैं। पवन में गति का कारण दो है। एक गति का कारण, अगर यहीं से ले लें, इधर ही ले लेते हैं, वैसे मैं इसको अभी यहां से हटा के यही ले चलता हूं। गति का दो कारण हो सकता है और जनरली हम जानते हैं कि होता है। एक तो हो जाएगा सूर्य का विकिरण या सूर्यातप, सोलर इंसुलेशन की प्राप्ति, यानी कि एक सूर्यातप हो गया। और इस सूर्यातप को हम बोल सकते हैं कि तापमान, यानी एक कारण में हम किसको ले सकते हैं? तापमान को। और तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य है, इसलिए सूर्य को हमने ले लिया, सूर्यातप को लिया। दूसरा अगर हम देखते हैं कि भाई और कौन सा इसका कारण हो सकता है हवाओं को, वायु को पवन में तब्दील होने में और एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होने में, दूसरा हो जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति, अर्थ का रोटेशन, अर्थ की रोटेशन। तो पृथ्वी जो घूम रही है, एक तो वो, और दूसरा क्या हो जाएगा? तापमान। ये दो ऐसे हैं जो हवाओं को गति प्रदान करने में, यानी कि वायु को पवन में तब्दील होने में, इस वायु को पवन में बदलने में, इन दोनों कारणों की भूमिका होती है। इसी को जब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यह एक को थर्मल कॉज बोलते हैं, इसको बोलते हैं तापजन्य, तापजन्य कारण, और दूसरे को बोलते हैं गतिक कारण या गतिजन्य, आप लिख लीजिए। इसको डायनेमिक बोलते हैं गतिजन्य को, इसको थर्मल बोलते हैं। यानी कि पूरे ग्लोब पे पवन के प्रवाह में या पवन के में जो गति उत्पन्न होती है, उसके लिए दो मेजर कारक है, दो मुख्य कारक है, मेजर फैक्टर है। इसको हम तापजन्य या थर्मल बोलते हैं, इसको गतिजन्य या डायनेमिक बोलते हैं। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, हालांकि मैंने हिंदी मीडियम के आप सभी बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम बातचीत हिंदी में करेंगे। गतिजन्य को डायनेमिक कह सकते हैं। अब आइए, जब हम इसकी बात करते हैं कि आखिरकार तापजन्य कारण कैसे होगा सर, आप बताएं। तो तापजन्य का मतलब हुआ कि जहां सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी, यानी कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, सूर्य की उपस्थिति ज्यादा होने पर, सूर्य की किरणें ज्यादा मिलने पर, वहां पर तापमान अधिक होने की वजह से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, और ऊपर उठ जाएंगी तो वह क्षेत्र कैसा क्षेत्र होगा? लो प्रेशर का होगा। इसका मतलब इस लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएंगी चलकर। ये लो प्रेशर, ये गड्ढा, ये खड्ड, या यह जो निम्न दाब का क्षेत्र है, यह निम्न दाब का क्षेत्र आकर्षण का पॉइंट बना, तो कहीं ना कहीं से हवाएं आएंगी। तो एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा,
जहां पर तापमान कम होगा, सन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठंड रहता है ना, महीनों तक, तो वैसी स्थिति में वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में वहां पर हवाएं क्या होंगी, एकत्रित रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी, तो कहीं से भी हवाएं वहां नीचे आ जाएंगी, वहां इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, हाई प्रेशर, टेम्परेचर डाउन, प्रेशर हाई। अब आपको ध्यान रखना है कि तापमान कम वाला जगह दो है, तापमान कम वाला जगह दो है, एक 90 डिग्री नॉर्थ और एक 90 डिग्री साउथ, दोनों पोल पे है, और दोनों पोल पर क्या बनता है, हाई प्रेशर, उच्च दाब। और ये लो प्रेशर हमने कहा, तापमान अधिक वाला एरिया एक है, वो है 0 डिग्री इक्वेटर का, और इक्वेटर पे क्या बनता है, लो प्रेशर। इस प्रकार से दो हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर, यानी कि दो अपनी जगह से भेजने वाला और एक अपनी ओर खींचने वाला सेंटर बना है। ये किसके वजह से, तापमान के वजह से। किसके वजह से, सूर्य के होने या ना होने के वजह से, दोनों कह सकते हैं, होने और ना होने से ये दो स्थिति बनी। इतना क्लियर है। अब देखिए दूसरा हमने कारण लिया पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की जब हम घूर्णन गति की बात करते हैं तो इस घूर्णन गति में आप समझिए कि अगर अर्थ अपने रोटेशन के वजह से किसी भी चीज को अपने सतह पे पड़ने के बाद वो ऊपर फेंकती है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर जाएंगी और कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ खींचेंगी तो नीचे आएंगे। तो वैसी कंडीशन में दो जगह है, एक 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, और 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ दक्षिण। तो 30 अक्षांश उत्तरी में, 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये चार ऐसे लैटिट्यूड हैं जहां पर क्या स्थिति बनती, देखिए 30 डिग्री वाले जगह पे हवाओं का नीचे उतरना होता है ना, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो इस अवतलित क्षेत्र में हाई प्रेशर बनता है। 30 डिग्री साउथ में भी वही कंडीशन है, और 60 डिग्री पे हवाएं ऊपर जाती हैं तो वहां पे लो प्रेशर बनता है दोनों तरफ। तो दो पुश फैक्टर और दो पुल फैक्टर यहां पर अवेलेबल हो गया, किसके वजह से, डायनेमिक या गतिजन्य के हिसाब से। अब कहा जाता है कि चूंकि विंड का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, किसी भी चीज का फ्लो आप देखेंगे हाई टू लो ही होता है ना। छत अगर ऐसे हो तो यहां से यहां की तरफ हवाएं चलेंगे, पानी चलेंगे, कोई लुढ़केगा तो ऐसे लुढ़क के जाएगा, हाई टू लो ही फ्लो होता है। यानी कि विंड का प्रवाह, अगर पवन की प्रवाह की बात करें तो पवन की गति, यानी गतिशील वायु को पवन बोलते हैं, तो पवन की गति उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। अब अगर हम इस बात को यहां पर लें कि पवन की गति उच्च दाब यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, ठीक है, तो लो प्रेशर से भी कहीं होती है क्या, होती है। लो प्रेशर यानी इस हाई प्रेशर से अगर इस लो प्रेशर की तरफ विंड आई, तो लो प्रेशर की जगह पे अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी। ये हवाएं कहां उठ गई, ऊपर उठ गई, और ऊपर जब ठंडी होंगी तो कहीं ना कहीं अलग अलग दिशाओं में अगर ये बढ़ती हैं तो ये इधर जाएंगी, कुछ हवाएं इधर आएंगी, और जब इधर आएंगी तो जिस हाई प्रेशर वाला एरिया में है वहां पर नीचे उतर जाएंगे, और यहां पर भी क्या होगा, इस हाई प्रेशर वाले हिस्से में हवाएं यहां से नीचे उतरेंगी, और फिर इस हाई प्रेशर से किधर आएंगे, लो प्रेशर।
अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि विंड का मूवमेंट या हवाओं की गति या पवन का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो कहना कितना मुश्किल होगा। ये बेस लेंगे तो कहेंगे यहां से ईस्ट की तरफ होता है, ये बेस लेंगे तो कहेंगे यहां से वेस्ट की तरफ होता है, और अगर ये बेस लेके ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहेंगे वर्टिकल होता है, ये बेस लेकर के नीचे की तरफ कहेंगे तो मतलब आप वर्टिकल वहां पर भी कहेंगे डाउनवर्ड। तो ये जो चीजें हो रही हैं इसका मतलब विंड का मूवमेंट सर्कुलर होता है, और सर्कुलर मूवमेंट विंड जो है वह इस अर्थ के सरफेस पे, रोटेटेड अर्थ पे घूर्णन करती हुई पृथ्वी के सतह पर यह कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, कभी ऐसे चलती है ना, कभी ऐसे हुई थी ऐसे नीचे आ गई, ये देख रहे हैं ये स्थिति बनी। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं डाउन, यानी कि यहां पर लिखते हैं डाउन या अवतलन विंड को लेकर के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्थान या आरोहण कह सकते हैं। ये आरोहित पवन है और ये अवतलन मतलब क्या है, अवरोहित पवन है। अवरोहण हो रहा है इसका, इसका क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। इसको अपवेलिंग विंड बोलते हैं, ये डाउनवेल विंड है। दो चीजें कह सकते हैं। ये क्या है, ये भी विंड का क्षैतिज प्रवाह है, ये भी विंड का क्या है, क्षैतिज प्रवाह है। क्लियर है। यहां से बेस लेंगे तो कह देंगे वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, और यहां से बेस लेंगे तो क्या कह देंगे, ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है। तो मतलब आप ये लेके चल सकते हैं कि इस तरह से पवन को एक दिशा चाहिए, और वह दिशा हॉरिजॉन्टल पाथ पे वेस्ट टू ईस्ट हो सकता है, ईस्ट टू वेस्ट हो सकता है, लेकिन अर्थ के ऊपर के वायुमंडलीय परिसंचरण जो है उसका भी प्रभाव धरातल पर पड़ता है, इसलिए यह सर्कुलर मूवमेंट में, चक्रीय प्रवाह में ये ऐसे करके सर्कल बना करके मूव करती है। अब आप एयर और विंड यानी कि वायु और पवन में दोनों में अंतर क्लियर कट समझ में आ गया होगा। पवन के प्रवाह को आप समझ लिए हैं, लेकिन पवन का प्रवाह क्या ये कहां पर हो रहा है, कोई पहचान तो अभी मिली नहीं है। पीछे हमने ये देखा था कि यहाँ पर कुछ डिग्री की बात हुई थी, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। आइए उसको देखते हैं ग्लोब पर कि क्या कंडीशन बनती है। यहीं पर हम लोग लेते हैं इसको। ये ग्लोब मान लीजिए, इस ग्लोब को अगर हम बीचों बीच काटें तो एक 0 डिग्री अक्षांश है ये, लैटिट्यूड, जो नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में इसको बांटता है। इस 0 डिग्री से जो वेस्ट टू ईस्ट ये लाइन मिलाई गई है इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं हिंदी में, इक्वेटर है इंग्लिश में। इसके बाद अगली लाइन होती है, एक और ले लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ। उसके आगे का लाइन ले लेते हैं तो 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ ले लीजिए, और फिर ये 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ पोल का। ठीक कंडीशन हम साउथ में भी ले लेंगे। साउथ में देखिए 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है पवन के प्रवाह को देखने के लिए। आप हम सभी लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के ऊपर सन की सीधी किरणें पड़ती हैं। अगर सन की सीधी किरणें पड़ती हैं तो विषुवत रेखा पर अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। इस जगह पे क्या बनता है, लो प्रेशर। तो इक्वेटर पे हमने यहां पर लिख दिया लो प्रेशर। अब इक्वेटर पे लो प्रेशर, और पीछे आपने देखा था यहां पर 0 डिग्री पे लो प्रेशर, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे
हाई प्रेशर। ले लीजिए यहां पर हम 90 डिग्री को यहां पर हाई प्रेशर लिख ले रहे हैं और यहां पर भी हाई प्रेशर लिख दे रहे हैं। 3 की समस्या खत्म है क्योंकि ये तीनों के तीनों किससे बने हुए थे? सन के वजह से था ये, सोलर इंसुलेशन या सूर्यातप की वजह से। अब हम अर्थ के रोटेशन या उसके घूर्णन गति के कारण देखते हैं। 30 डिग्री पे आप आइए, प्रीवियस में जो जो यहाँ कहा वही चीजें दिखा रहा हूँ। 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 50 डिग्री नॉर्थ साउथ, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, 4 बने हुए। आइए 30 डिग्री पे हमने उधर लिखा है हाई प्रेशर, दोनों तरफ 30 डिग्री पे क्या बन गया? हाई प्रेशर। फिर 60 डिग्री पे क्या बना? लो प्रेशर। 60 डिग्री पे यहां पर क्या बना? ओह, लो प्रेशर। तो दोनों तरफ लो प्रेशर आपने देखा। अब इस तरह से आप गिनते हैं तो पवन की पेटी, वायुदाब पेटी, पवन के प्रेशर के वजह से ये जो सारी चीजें हम देखते हैं ग्लोब पर, ये वायुदाब पेटी के रूप में जाना जाता है। एयर प्रेशर बेल्ट कहते हैं। कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसी कंडीशन में वायुदाब, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, ये दोनों होते हैं। और उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब में देखिए लो प्रेशर कितने हैं? 1 2 3। तो लो प्रेशर हो गए बच्चों 3, 1 2 3। आइए अब हाई प्रेशर कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 5 6 7 और 8। टोटल वायुदाब प्रेशर बेल्ट कितने हो गए? तो वायुदाब पेटियों की संख्या हो गई 7 होना चाहिए, 1 2 3 4, रुकिए, 4 5 6 7, 7 हो गई, 8 हो गई, है ना? इसको ध्यान रखिए। तो ये 7 एयर प्रेशर बेल्ट हैं, 7 वायुदाब पेटियां हैं। इसका मतलब हो गया कि इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर, या इस हाई प्रेशर से दोनों तरफ लो प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से दोनों तरफ लो प्रेशर है, हवाएं बहती होंगी क्योंकि विंड का प्रवाह हाई टू लो हमने देखा है। अब इस बीच में अगर पवन का प्रवाह होता है तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं? आइए देखते हैं। सपोज कीजिए ये हाई प्रेशर है, तो इस हाई प्रेशर से हवाएं, ये पूरा हाई प्रेशर है ना 30 डिग्री पूरा, इस हाई प्रेशर से हवाएं यहां को चली, यहीं को चलेंगी, यहीं को चलेंगी। आप कहेंगे नहीं सर इधर भी जा सकती है ना, लो प्रेशर ऊपर भी है। ठीक है चलिए वो भी ले लिए, ले लिए। इस लो प्रेशर की तरफ चली हवाएं, इस कंडीशन में भी यही होगी। इस लो प्रेशर से इधर, इस लो प्रेशर से इधर, इससे इधर, इससे इधर, फिर इसी से इधर, इसी से इधर, इसी से इधर और इसी से इधर। अब इस हिसाब से तो देखिए उत्तर दक्षिण हवा की दिशा होगी। यहीं पर आपको विचार करना है। अब देखिए इस हाई प्रेशर से भी इधर कह सकते हैं। थोड़ा ग्लोब मेरा छोटा हो रहा है, अगर कहें आप लोग तो मैं दूसरा डायग्राम बना लूं और बड़े से पे इसको समझा सकता हूं। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इस कंडीशन को हम उत्तर से दक्षिण की तरफ विंड का प्रवाह देखते हैं। तो एक्चुअल में अगर यह पृथ्वी स्टैटिक होती, स्थिर होती, रोटेटेड नहीं होती, घूम नहीं रही होती, तो उस कंडीशन में हवाएं आराम से ऐसे ही चलती। लेकिन स्थिति ऐसी है नहीं। आइए हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो शायद और अच्छे से आप समझेंगे बारीकी से। चलिए
ग्लोब ले लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री। यही है। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, आराम से आपको देखने में बनेगा। अब आप यहां पर सिंपल डालिए, बीच वाला हिस्सा हमने कहा था लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर। आप क्रम से देख रहे हैं कि पूरे ग्लोब पर लो हाई लो हाई लो हाई बन रहा है। इधर से आप इधर की तरफ चलिए, हाई प्रेशर, लो के बाद फिर लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर। क्रम से है ये, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ऐसे चलते चला आ रहा है। अब इस पर हमने बात की थी कि अगर हवाएं चलेंगी तो इस लो प्रेशर से इधर, इधर की तरफ चलेंगे। यहां पर देखिए, इधर, इधर, ऐसे चलेंगे। ऊपर से आएंगे तो भी देखिए ऐसे, ऐसे आएंगे। यहां पे इस वाले एरिया में देखिए, देखिए कन्वर्ज हो रहा है, लो प्रेशर में हवाएं आके मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तब तो ये उत्तर दक्षिण हवाएं बह रही है दोनों गोलार्ध में। लेकिन ऐसा तब होता है जैसे अभी हमने कहा कि अगर पृथ्वी स्थिर होती तब। लेकिन अर्थ डायनेमिक है, रोटेशन रिवॉल्यूशन दो तरह के मोशन है। तो रोटेशन का इंपैक्ट हम देखते हैं कि क्या प्रभाव डालता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं रोटेशन क्या होता है, देखिए, और रोटेशन की वजह से असर क्या होता है। जो हवाएं लो प्रेशर की तरफ आकर्षित हुई हैं, वो जैसे ही लो प्रेशर की तरफ यहां से यहां चलती हैं, इन हवाओं पे दिशा बदल के इसका राइट वार्ड हो जाता है। एक डिफ्लेक्शन फोर्स जिसको कि कोरियालिस फोर्स कहा जाता है, तो एक विक्षेपक बल कार्य करता है जिसको कोरियालिस महोदय ने ज्ञात किया था। उसके बारे में खोज की थी, जानकारी ली थी कि कोई भी घूमती हुई चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो घूमता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी व्यक्ति को सीधा दिशा में जाने नहीं देगा, वो उसको अपनी दिशा से भटका देगा। किधर भटकाएगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, ये बाद में फेरल महोदय ने इसका पता लगाया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा के राइट वार्ड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट वार्ड मूव कर जाती है। जैसे देखिए यहां पर अगर मैं बनाऊं तो अगर कोई ये हाई प्रेशर है, उत्तरी गोलार्ध में अगर ये विंड इधर जा रही थी, इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है, इस राइट से इधर मुड़ जाएंगे, अपने मेन डायरेक्शन से राइट वार्ड मूव कर गई। ये हवा उत्तरी गोलार्ध की बात बता रहा हूं। अगर इधर आ रहे, इधर आने में देखिए इसका राइट ये होगा, बेचारे लेफ्ट ये होगा, उल्टा लिख दिया हूं मैं ताकि आप समझ जाए। तो राइट वार्ड मूव कर जाएगी। यही चीज सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, उसको मैं व्हाइट से समझा दे। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर ये हाई प्रेशर है, ये हवाएं जो इधर जाती अपने से लेफ्ट वार्ड मुड़ जाएंगी, ये हवाएं जो यहां से इधर आती तो अपने से लेफ्ट वार्ड मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट, ये नॉर्थ साउथ का हिस्सा है। ये उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये स्थिति, दोनों गोलार्धों में हवाएं अपनी दिशा से राइट वार्ड या लेफ्ट वार्ड होगी। ये बताने वाले विद्वान का नाम फेरल था, इसलिए इसको फेरल का नियम कहते हैं। फेरल का लॉ, नियम, फेरल्स लॉ। लेकिन हवाएं अपनी दिशा से मुड़ जाएंगी, सीधी नहीं चलेंगी, ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे?
कोरियालिस। इसीलिए वह बल जो बल हवाओं को अपनी दिशा से विक्षेपित कर देती है, उस बल का नाम क्या दिया गया? कोरियालिस बल। तो कोरियालिस को भी नहीं भूलना है। कोरियालिस बल क्या है? तो एक प्रकार का विक्षेपक बल है जो अपनी मूल दिशा से हवाओं को विक्षेपित कर देती है, इधर उधर जाने पर मजबूर करती है। ये ध्यान रखना। अब हो जाता है कि किधर किधर जाएगी, ये फेरल महोदय ने बताया, इसलिए उसको फेरल्स लॉ भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में राइटवार्ड, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्टवार्ड मुड़ जाती है अपनी दिशा से। आइए अब यहां पर कैसे होगा? तो ये देखिए, ये इधर से जो इधर आ रही है, इसका देखो राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, क्योंकि ऐसे आ रही है ना, तो राइट और लेफ्ट, ये ध्यान रखिए। तो ये सारी आ तो इधर रही थी, लेकिन बेचारे मुड़ गए इधर, मुड़ना मजबूरी हो गई उनकी, ये इधर मुड़ गए। आ तो यहां रहे थे लेकिन इधर मुड़ गए, आ तो यहां रहे थे इधर मुड़ गए। क्योंकि दिशा भटकाने वाली चीज जो होती है ना, आप जा रहे होते हैं और वहां से विक्षेपित कर दिया, समझ जाए आपका सबसे बड़ा कोरियालिस बल वही है। टारगेट कुछ और बनाया और बीच में कोई आकर कुछ और कर दिया, आपने विक्षेपित हो गया। तो ये विक्षेपक बल बड़े खराब होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां से ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, क्योंकि ये राइट है इसका बच्चों, ये राइट है, मुड़ गया राइट वार्ड। ये भी आ रही थी इधर, राइट इसका इधर हो जाएगा, देखो ऐसे हो गए। कोई भी विंड अपनी दिशा से उत्तरी गोलार्ध में राइट वार्ड, दक्षिणावर्त या दाहिनी दिशा में मुड़ जाती है, यह कहने वाला व्यक्ति फेरल था। इसको फेरल्स लॉ कहा जाता है। इतना क्लियर हो जाएगा। आइए हम सदर्न हेमिस्फीयर को समझाने की कोशिश करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यही चीजें अगर हम देखते हैं, तो हमने कहा था लेफ्ट वार्ड मुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए ये एल है, इसको नहीं भूलना है। तो अब देखो ये इधर से जा रही है, इसका राइट इधर है, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर, लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर, राइट उधर, है ना। राइट भी लिख ही दे रहा हूं, आप लोग कहेंगे सर छोड़ रहे हैं। लेफ्ट राइट लिख दिया। अब देखिए, अब उधर से इधर आ रही, तब क्या हो जाएगा? ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं ना इधर तरफ आ रही। इधर से जाएगी तो ये राइट होगा, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब सोचो, गए थे तो इधर, लेकिन विक्षेपित होकर किधर मुड़ गए? लेफ्ट की तरफ। गए थे तो सीधा, विक्षेपित होकर इधर मुड़ गए, लेफ्ट। गए थे तो सीधा, विक्षेपित होकर किधर मुड़ गए? इधर। गए थे तो सीधा जोश में, लेकिन विक्षेपक बल कोरियालिस बल ने इसको लेफ्ट साइड मोड़ दिया। आए थे तो इधर, किधर मोड़ दिया? गए थे तो इधर, किधर मोड़ दिया? लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट वार्ड। अब आप दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में इन पवन के प्रवाह को समझ सकते हैं कि क्यों ये तिरछा बना हुआ पिक्चर आप देखते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि आखिर सच में ऐसे ही चलती है क्या? नहीं चलती है ऐसे, ऐसा हो जाता है। घर से सोचकर वो तो चले नहीं थे जिधर मुड़ जाते हैं आप, लेकिन सच में वैसा हो जाता है, क्योंकि गोल गोल घुमाने वाली चीजें पृथ्वी पर बहुत है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है इतना? अब आइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ऐसा करने में क्या धरती की ही जरूरत पड़ती है, या धरती का ही प्रभाव होता है, या पूर्व जन्म का भी कुछ कर्म है, यानी आकाश से भी कुछ होता है? तो होता है ना। आइए देखते हैं क्या होता है। इस 0 डिग्री से कहा जाता है जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी होंगी, तो नीचे भी उतरेंगे, क्योंकि जैसे उसमें ग्रेविटी के लायक वजन होगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेंगे। आइए देखते हैं। यहां से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठी, गर्म होकर के गुस्से में किधर उठी? ऊपर की तरफ उठी। ऊपरी आकाश में जाने के बाद ऊपर हम साइड में ले जा रहे हैं, करें क्या, मजबूरी। 3D वाला में ऊपर ले जाते, साइड ले जा रहे हैं। ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद अब ये ठंडी होंगी एक हाइट पे जाने के बाद, तो नीचे गिरने की कोशिश करेंगी। तो उसी जगह पे तो गिरेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई बहुत तेजी से, यहाँ से विंड का झुंड है पूरा, तो इस झुंड के पास तो वो उतरेंगे नहीं।
इधर या इधर जगह ढूंढना होगा कहीं, जहां जगह मिल जाती है वहां उतर जाती है। ये हवाएं यहां से इधर गई, इधर तक फैलने के बाद यहां से इधर भी आई, इनको यहां पर जगह मिल गया, इनको यहां पर जगह मिल गया, यहां पर उतर गई 30 डिग्री के आसपास। ये भी साउथ में 30 डिग्री के आसपास, थोड़ा कदम बढ़ाते ही आगे इनको जगह मिल गई, ये उतर गए, 30 डिग्री पर उतर गए। उतरने के बाद क्या होगा, अर्थ तो रोटेट हो रहा है, तो कुछ हवाओं को अर्थ इधर भेज देंगे 60 डिग्री के आसपास, और कुछ हवाओं को ये इक्वेटर के लो प्रेशर, दोनों साइड लो प्रेशर है, देख रहे हैं, इधर भी लो प्रेशर, इधर भी लो प्रेशर, ये तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दोनों तरफ हवाएं आ गई, और वैसी कंडीशन में 30 डिग्री से फिर 0 डिग्री की तरफ नॉर्थ वाली भी आई, और देखिए एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल ऐसे बन गया। अगर गौर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहां से हवाएं गई ऊपर ऐसे करके, ऐसे फिर नीचे आ गई, तो मैं इसको ऐसे एक सिद्ध में एक सर्कल बना दे रहा हूं। इसी तरह से यहां से हवाएं ऊपर उठी थी, ऐसे आकर के फिर ये एक सर्कल ये बन गया। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो साइकिल बना, इस साइकिल का एरो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, ये है ना। इसको पहचानने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, हेडली। क्या नाम था, हेडली। इसलिए इस सेल का नाम क्या रख दिया गया, हेडली सेल या हेडली कोशिका, एक सेल बन गया। अब यहां पर मामला रुक जाए तो समझ में भी आता है होता क्या है। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है कि जो हवाएं 60 डिग्री की तरफ गई, यहां से भी जो हवाएं इधर 60 डिग्री की तरफ आई थी, उसको पृथ्वी ने फिर ऊपर फेंक दिया, पृथ्वी ने फिर इसको ऊपर फेंक दिया, और ऊपर फेंकने के बाद ये आके इसी झुंड में मिल गई। इस साइड भी यही होगा, 60 डिग्री से इसको पृथ्वी ने ऊपर फेंक दिया और फिर ये जाकर के इसी झुंड में मिल गई, जिसके वजह से एक और सेल बन गया। इसको खोजने वाले विद्वान का नाम था फेरल, वही फेरल जो यहां पर नियम दिए थे, इसका नाम फेरल सेल रख दिया गया। तो फेरल सेल कहो या फेरल कोशिका कहो, है ना, इसका नाम पड़ गया उनके नाम पर। और मामला अगर यहीं रुकता तो समझ में आता, नहीं रुका, यहां से फिर कुछ हवाएं नीचे की तरफ आई, और नीचे की तरफ आने के बाद फिर ये पोल पर नीचे उतर गए, और पोल से फिर 60 डिग्री की तरफ आई, तो एक सेल फिर यहां बना। ये सेल कहा जाता है ग्लोब पे, यहां पृथ्वी जो चिपटी हुई स्थिति में आ जाती है तो प्रॉपर नहीं बनता, बट एक सेल बनता है, इसको ध्रुवीय सेल नाम दिया गया, पोलर या ध्रुवीय सेल। ध्रुवीय कोशिका का है, सेम कंडीशन इधर भी होगा, कुछ हवाएं इसमें से इधर गई, इधर जाने के बाद ये सीधा पोल के एरिया में उतरी, और यहां से फिर ये इधर की तरफ आई। तो इस प्रकार से एक सेल यहां भी बना, वही जो साउथ वाला है, इसको बोल दिए ध्रुवीय सेल या ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। तो ऐसे करके अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का भी असर धरातलीय सतह पर पवन के प्रवाह में होता है। अब एक लेक्चर में कितनी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं,
उसको आप समझते जाइए। हमने पवन के इन वायु दाब के पेटियों को देखा कि कितने हाई प्रेशर और कितने लो प्रेशर होता है। एक तो ये आप इस पिक्चर से देख रहे हैं। दूसरा क्या देखा आपने, जो हाई प्रेशर जोन होता है, इस हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो जहां जहां हाई प्रेशर वहां से हवाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, जो नियरेस्ट लो प्रेशर होगा उधर की तरफ जाएंगे। आइए देखते हैं, ये जो हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर के नियरेस्ट दो लो प्रेशर है, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों तरफ हवाएं चली गई। अगर हम ये कहें कि इन हवाओं को जन्म देने वाला और इन पवन को जन्म देने वाला कोई स्थान है, तो वो स्थान है ये हाई प्रेशर, ये बीच वाला 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 हाई प्रेशर, है कि नहीं। और इधर हवा जो गई और इधर जो पवन आई, इन दोनों पवन के अपने अपने नाम होंगे। अगर इधर जो विंड गई, अगर उसको हम कौन सा कलर ले लें, बताएं आप लोग, अगर उसका नाम हम पछुआ रखते हैं, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, ये पूरा एरिया वेस्ट का है, तो पछुआ पवन हो जाएगा। और ये पूर्वी पवन हो जाएगा, पूर्वा जिसको बोलते हैं पूर्वी रख लीजिए। पूर्वी को नाम दे दिया गया व्यापारिक, क्योंकि व्यापार में ये सहायक होता था, और अरबियन जो ज्योग्राफर हैं, भूगोलवेता हैं, उन्होंने इसका खूब इस्तेमाल किया। तो व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड इंग्लिश में बोलते हैं, और इधर वाले को वेस्टर्ली या पछुआ बोल दिए। तो ये दो बातें, दो पवनों की उत्पत्ति स्थल किसको कहेंगे, हाई प्रेशर 30 डिग्री वाला। अब 30 डिग्री वाला जो हाई प्रेशर है, उसको भी अभी समझा देता हूं, बस थोड़ा सा पवन को पहले समझिए बारी बारी से। मैं इसको यहां से मिटाता हूं, है ना, इतनी देर में आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये, ताकि हमें और जगह मिल जाए अच्छे से। आइए, तो पछुआ और व्यापारिक पवन आपने जान लिया। जीरो से 30 डिग्री के बीच जो हवाएं चलती है, 0 से 30 डिग्री के बीच में, इसको ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन कहते भी हैं। और 30 से 60 के बीच जो चलती है, उसको वेस्टर्ली या पछुआ पवन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी यही स्थिति है, यहां से यहां चलने वाली ये एक व्यापारिक पवन है, ये सेम है, ये क्या है, व्यापारिक पवन है। और 30 से 60 में चलने वाली ये वेस्टर्ली या पछुआ पवन है। अब उसके बाद वाले हिस्से में पोल से चूंकि आती है, इसलिए 60 से 90 डिग्री के बीच में चलने वाली विंड को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पवन बोलते हैं, पोलर विंड। तो आप दोनों ही गोलार्धों में, इधर भी ये व्यापारिक पवन ही है, ये पछुआ है या वेस्टर्ली, और ये ध्रुवीय है। तो आप जो 3 परमानेंट विंड है पूरे दुनिया में, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और पोलर विंड, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ये तीनों पवन पेटियों को आप देख लीजिए। ये 3 विंड जो है परमानेंट है, फिक्स्ड विंड है, इसको सनातनी पवन भी कहते हैं। पूरे ग्रह पे चलते इसलिए ग्रहीय पवन भी बोलते हैं, पूरे भूमंडल पे इसलिए भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं। जो नाम देना है ये सारे नाम है, शुरू से ही चल रही है, इसलिए प्रचलित पवन भी बोलते हैं। तो प्रिवेलिंग विंड कहें, चाहे परमानेंट विंड कहें, चाहे प्लेनेटरी विंड कहें, चाहे ग्लोबल विंड कहें, कुछ भी कहेंगे, यही तीनों विंड है। अब इन तीनों का डिटेल्स इफेक्ट पढ़ेंगे चैप्टर में, जब मैं आऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे ग्लोब पे, पूरे वर्ल्ड मैप पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब एक और चीज समझिए, ये तो आपने हाई प्रेशर लो प्रेशर गिन लिया था कि 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, और उन्हीं वायुदाब पेटियों के बीच हवाओं का प्रवाह होता है, पवन का प्रवाह होता है, इसलिए 3 पवन पेटियों की उत्पत्ति होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। दोनों गोलार्धों में जाएंगे तो ट्रेड विंड एक हो गया, पछुआ एक हो गया, एक जोड़ा पछुआ, एक जोड़ा ट्रेड विंड और एक जोड़ा ध्रुवीय पवन, 6 हो जाएंगे। वैसे 3 याद रखना है। आइए, अब एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या है, जो ये 0 से 30 डिग्री का, जो ये 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये जो पूरा रीजन है, इसको बच्चों बोलते हैं
उष्ण कटिबंध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध याद रहेगा 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ बोथ, इतना क्लियर है उष्ण कटिबंध। अब उसके बाद आ जाता है 30 से 60 भी होगा, फिर इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया, दो कटिबंध आ गया। तीसरा कटिबंध जो 60 से 90 वाला है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। अब देखिए इंग्लिश में शीतोष्ण को टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसको तो ट्रॉपिकल हमने लिख दिया, इसको फ्रीज जोन बोलते हैं या पोलर जोन बोलते हैं, ध्रुवीय या शीत कटिबंध। तो 3 कटिबंध हुए, इधर भी यही होगा 30 से 60 के बीच में, और फिर 60 से इधर 90 के बीच में जब आएंगे। तो इस तरह से क्या देख लेंगे, एक शीत कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध, 3 उष्ण कटिबंध, चौथा फिर से शीतोष्ण कटिबंध, और 5वां शीत कटिबंध। यानी कि पूरे ग्लोब पर 5 ताप कटिबंध मिलते हैं। तो देखिए वायु दाब कटिबंध टोटल गिने थे तो कितना मिला था, 7। इधर आगे ताप कटिबंध, ताप कटिबंध टोटल जोड़े थे तो कितना मिला अभी, 5। कौन कौन सा, शीत कटिबंध 1, शीतोष्ण कटिबंध 2, उष्ण कटिबंध 3, फिर इधर का शीतोष्ण 4 और इधर का शीत 5। 5 ताप कटिबंध भी मिला। फिर ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, इतनी सारी चीजें हैं, मैं लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा। एक्चुअली आजकल लंबा लेक्चर जो है मुझे लगता है कि जरूरत पड़ गई आप लोग। अब देखिए और क्या चीज बच्चों, ये जो उष्ण कटिबंध है, इस उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच ये जो 30 डिग्री की लाइन है, तो 25 से 35 कह सकते हैं। 30 डिग्री के 5 नीचे 5 नॉर्थ में 5 साउथ में, जो ये जो ऊपर नीचे बोलते हैं आमतौर पे, इस जगह को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध कुछ और नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन दो ताप कटिबंधों के बीच का, ये एक संक्रमणशील क्षेत्र है ना। तो ये ट्रांजिशन जोन है, बीच का क्षेत्र है, जिसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध। इसी तरह से देखिए तो इधर भी 30 डिग्री के आसपास क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच ये जो 60 डिग्री का लाइन है, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय क्षेत्र, सब पोलर जोन इंग्लिश में, उपध्रुवीय मंडल या सब पोलर जोन। इस 60 डिग्री के आसपास के रीजन को बोलते हैं। 2 निकल के आ गए। यही इधर भी हो जाएगा, शीतोष्ण और शीत के बीच यह क्षेत्र जो है उपोष्ण क्या आ जाता है, ये जो है इसको बोलते हैं उपध्रुवीय क्षेत्र, सब पोलर जोन। और फिर ऊपर चले जाएंगे तो पोलर जोन हो जाएगा। जो शीत कटिबंध का सबसे ऊपर हिस्सा होगा वो ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। तो अब आप सोचिए ये सब बाउंड्री है बिटवीन 2 टेम्परेचर बेल्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर पूछ दिया
कि 30 डिग्री का नाम क्या है। आमतौर पे तो 30 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, तो आप क्या बोल देंगे, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये। उपोष्ण कटिबंधीय लो प्रेशर या हाई प्रेशर, तो कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का क्षेत्र। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये। क्लियर है। इसी तरह से साउथ में भी हो जाएगा। 60 डिग्री का क्या नाम देंगे, है ना, कहते हैं ना इसको क्या नाम दूं, गाना भी है, तो आप इसको कुछ तो नाम देंगे। 60 डिग्री सब पोलर जोन को आप क्या बोलेंगे, उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र। और फिर 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, ध्रुवीय उच्च वायु दाब का क्षेत्र। अब एक जोन छूट गया सर, वो है 0 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, तो आइए इसको भी बोलेंगे। इसको देखो, दो उष्ण कटिबंधीय, नॉर्थ वाला ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन दोनों के बीच में ये जोन आता है। 30 डिग्री है ना, इन दोनों के बीच में ये जोन आता है। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री तक ले सकते हैं। तो 10 डिग्री तक का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से वाले एरिया को इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र बोलते हैं। लो प्रेशर है तो विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र जो बोलते हैं, इस निम्न दाब के क्षेत्र में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच, ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री के साउथ के बीच का जो हिस्सा है, इसी जगह पर ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन पाया जाता है। ITCZ ये पूरा एरिया। तो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल के अंदर है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, दो ट्रॉपिकल के बीच में, देख रहे हैं, नॉर्थ वाला साउथ वाला के बीच, इसलिए इसको ITCZ बोलते हैं। यही एरिया डोल्ड्रम कहलाता है, किताबों में पढ़ते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव। शांत वायु दाब का एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र जो शांत है, पीसफुल है, काम जोन है, उसको डोल्ड्रम रीजन बोलते हैं। इस तरह से हम इसको विषयांतर करते चले जाएंगे, लेक्चर बढ़ता चला जाएगा। समय आप लोग देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से काफी हो गया होगा, लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे इसी पे आप सब सारा टॉपिक आ जाएगा। क्या होता है साइक्लोन, क्या होता है एंटी साइक्लोन, क्या होता है जेट स्ट्रीम, क्या होती है एयर मासेज, ये सब जितने टॉपिक हैं क्लाइमेटोलॉजी का, वो सब इसी पर, सब कुछ इसी पर है। लोकल विंड्स क्या होती हैं, परमानेंट विंड आपने भी देख ही लिया है, ये सब इसी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे होगा। क्लियर है ये? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजों को देखा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से मैं यहीं पे लेक्चर को रोक रहा हूं, और आप सब इसको ध्यान से एक बार लेक्चर को सुन करके नोट कर लेते हैं, और नोट्स जो आपका तैयार होगा उसको अगर आप देखते हैं फिर PYQ पलटते हैं, बहुत सारे टर्म, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।